मैं बेसिकली मेरा जन्म जो हुआ वो हरियाणा में हुआ, कमरावली गांव में। जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, सही लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ, क्या है, लेकिन वो जो भी मैं लिखती थी उसको छुपा कर रखती थी। शेर था कि शोर इतना हुआ नहीं होता, गर मेरा घर जला नहीं। मैं कैसे मतलब उनके सामने आऊं, तो सामने तो आई नहीं। तो काफी देर तक मुझे लगा कि बस कुछ नहीं बोलना है जी, कि पता नहीं कैसे व्यक्त करेंगे ये। एक शेर है कि मुझे खुद में उतरना चाहिए था, मुझे खुद में उतरना चाहिए था, ये खालीपन तो भरना चाहिए था, ये खालीपन तो भरना चाहिए था, मुझे जख्मों की आदत पड़ गई है, मुझे जख्मों की आदत पड़ गई है, तुम्हें तो रक्स जाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे सुबह से ही बोल दिया था, एक दिन पहले, कि आपको सुबह याद कर लेना है और शाम को जो है कभी सम्मेलन में जो भी मतलब नाम लेने वाले संचालन होते थे, संचालक करने, तो मैं उनको बोलती थी कि आप मेरा नाम पहले मत लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। में और साहित्य को आगे बढ़ाने में उनके अपने एक ग्रुप बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि जब तुम वहां पर सुनाने लगते हो स्टेज पर, तो वो उसी ग्रुप के लोगों को दाद। प्रोफेशनल वाली बात आती है यहाँ पर कि कुछ लोग अपने आप को प्रोफेशनल की वजह से कि हम अच्छा सुनाते हैं, और दूसरा आजकल गला बहुत चल रहा है जी, पतला है कि आंखें में हार आई हूँ बस एक दाव में, आंखें में हार आई हूँ बस एक दाव में, अब ख्वाब बिक रहे हैं यहाँ। निश्चित तौर पर ये प्रोडक्ट आप खुद बनाती हैं या कहीं बनवाती हैं? नहीं, ये मैं अपने आप बना रही हूँ। अच्छा, जिससे कि सबको काम मिले। बहुत मेरा उद्देश्य यही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत मिश्रा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि दिल में आपके बहुत कुछ हो, किसी को कुछ समझाना हो, किसी को कुछ बताना हो, कभी कुछ हल्के फुल्के मजाक में किसी की कमी दिखानी हो, किसी को आईना दिखाना हो, लेकिन सीधे शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं हो रही हो, कि सीधे शब्दों में कहने की हिम्मत की जगह अगर मैं ये कहूं कि अंदर से ऐसा साहस ना हो रहा हो कि अगर मैंने ये बात कही तो ये कहीं इसको बुरी ना लग जाए, कहीं इसको ठेस ना पहुंचे, और आपने तब एक प्रतीकात्मक शब्दों में उस अपनी भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सहारा लिया हो, और अगर वो लयात्मक भावों की अभिव्यक्ति हो तो ऐसी ही कविता बन जाती है। तो कविता वो माध्यम है जहां पर आप अपने भावों को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ सामने वाले को ठेस ना लगे ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। कविता जब लिखी जाती है तो पढ़ने वाले लोग अलग अलग तरीके से उसके अर्थ निकालते हैं। कोई उसको दार्शनिकता में देखता है, कोई उसको भक्ति में देखता है, कोई उसको अपने भाव में देखता है, और अपनी बात को अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर लेता है। तो कविता वो माध्यम है। ऐसे ही आज हमारे बीच में, हमारे साथ में एक ऐसी हस्ती हमारे साथ में उपलब्ध है, हमारे साथ में जिन्होंने अपना समय दिया और हमारे साथ में आई हुई हैं, विजया एहसास जी। इनके परिचय में अगर मैं ये कहूं कि एक महिला होने के साथ साथ जब परिवार की जिम्मेदारी होती है, और महिला होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पुरुष सपने गढ़ सकता है लेकिन स्त्री उन सपनों को पूरा करने में सक्षम होती है। स्त्री सृष्टि की संचालक है, उसके पास एक से ज्यादा परिवारों की जिम्मेदारी होती है, और हमारे सामाजिक ताने बाने में स्त्री की एक अलग ही प्रकार की व्याख्या की गई है। कहीं कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, किंतु वहीं पर ऐसा भी है कि स्त्री जो है वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी तरस जाती है। हमारे विजया जी एक ऐसा हस्ताक्षर हैं जो अपने भावों की अभिव्यक्ति काव्य के माध्यम से करती रही हैं। तो विजया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपने हमें समय दिया। तो विजया जी, आपके इस काव्य यात्रा में, काव्य यात्रा से पारिवारिक जिम्मेदारियों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों से
और फिर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वूमन बनने का जो आपका सफर रहा है, इसकी शुरुआत आपके सफर की कहाँ हुई, आपके बचपन कहाँ बीता, आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हमारे दर्शकों को कृपया आप अपने जीवन के प्रारंभिक जी भाग बिल्कुल। के बारे में बताइए। अ, मैं बेसिकली मेरा जन्म जो हुआ वो हरियाणा में हुआ, कमरावली गाँव में, जो पलवल से थोड़ा-सा ही आगे पड़ता है। जी। और उसके बाद जब मैं 2 साल की थी तो मेरी मम्मी जो है मेरे को लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई। उसके बाद दिल्ली से ही मैं शादी होकर के गाज़ियाबाद आई। और अच्छा मैम, जैसे आपने कहा एक गांव में आप पैदा हुई, जी। कमरावली गांव में, हुँ, और उसके बाद आपकी माँ आपको लेके दिल्ली आई। जी। तो दिल्ली आने के पीछे कोई विशेष कारण था, या फिर आपकी माँ को लगा कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है, मेरी बेटियों की जो शिक्षा दीक्षा है, जी। वो दिल्ली में ज्यादा बेहतर हो सकती है? क्या उद्देश्य क्या था दिल्ली आने का? एक्चुअली मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे जीटीबी हॉस्पिटल में। जी। और हमारे जहाँ गाँव है वहाँ पर कोई स्कूल था नहीं। तो मम्मी चाहती थी कि हम आगे पढ़ें, बढ़ें आगे, तो इसलिए वो लेकर हमें घर। हाँ, वो एक दौर भी ऐसा हाँ, था कि जब नॉर्मली आज से 30-35 साल पहले जी। इतना गांव में या देहात में इतना ज्यादा हाँ, शिक्षा स्कूल की हुआ नहीं व्यवस्था करते थे। हुआ नहीं करते थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तात्पर्य यह है हुँ, हुँ। कि आपके माता पिता शुरुआत से ही प्रगतिशील सोच के परिचायक बिल्कुल, रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप कितने भाई बहन थे? हम 4 बहनें थीं जी। और मेरा 1 भाई है। आप सबसे बड़ी हैं। हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो सबसे बड़ी बहन होने के नाते, जैसे सबसे बड़ी बहन एक माँ समान ही होती है, हाँ, सबसे ज़्यादा तो ज़िम्मेदारी जी बड़ों जी, पर ही होती है। आपने फिर कहाँ तक शिक्षा अर्जित की वहां पर? अ, मैंने दिल्ली में 12th की और फिर ग्रेजुएशन की। आपका और जब विवाह हुआ जी, 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 जी। तब आपकी शिक्षा कहाँ तक पहुंच चुकी थी? अ, उस समय मैंने गाज़ियाबाद में आकर के और भी शिक्षा हासिल की थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया जी और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा के बाद मैंने इंस्ट्रक्टर किया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही टीचर ट्रेनिंग की है। जी जी जी। जी। आपका काव्य रचना की तरफ, साहित्य की तरफ हुँ, हुँ। झुकाव कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये मेरा शुरू से कुछ था क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट थी और अपनी बातों को कहना मेरे लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो मैं सोचती थी मेरी कोई फ्रेंड भी थोड़ा कम बनती थी। ऐसे हम्म, लोगों की फ्रेंडें हम्म, थोड़ा बोलने में अलवा अटपटा लगता है। जी जी। तो यही कारण था मैं सोचती थी कि मैं कुछ कहूँ तो किससे कहूँ? तो मैंने लिखना शुरू किया। और लिखना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था मैं सही लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ, क्या है? लेकिन वो जो भी मैं लिखती थी उसको छुपा कर रखती थी। तो आपने, जब आपके भाव आ रहे थे, हुँ, तो आपने भावों को व्यक्त करने के स्थान पर लिखना प्रेफर किया। बिल्कुल, मैंने लिखना प्रेफ़र लिखना किया। प्रेफर किया जिससे कि अपनी मन की जो इच्छा है वो कागज पर भी आ जाए, हाँ, वो व्यक्त भी हो जाए और अव्यक्त भी रह जाए, अव्यक्त भी कि रह किसी जाए। के सामने भी ना पहुंचे, और और अपने मन में जो दबी हुई है इच्छा, वो बाहर वो भी आ जाए। बाहर भी आ जाए। जी, 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 जी। आप कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई कविता या कोई छंद या कोई भी आपने रचना लिखी हो, हुँ। और वो रचना किसी ने धोखे से पढ़ ली हो, और तब आपको बहुत ऐसा लगा हो कि भैया कैसा, ये क्या स्थिति बन गई है? ये मेरे साथ हुआ शादी के बाद, जी। क्योंकि शादी से पहले तो मैंने बहुत छुपा कर रखा। ओहो। और वो डायरी मैं लेकर के जब अपने ससुराल आ गई, जी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड के हाथ वो लग गई। अच्छा, एक स्त्री होने के नाते, जी, 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 जी। एक बालिका होने के नाते, जी। हालांकि आप एनसीआर में रही हैं, हुँ, हुँ। प्रगतिशील भाग रहा है भारत का, हुँ, हुँ। तो एनसीआर में रहने के नाते कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस बालिका हूँ, बालिका होने के नाते मुझे वो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं हाँ, जो अवसर सामान्यतः पुरुषों को मिलते हैं? ये अक्सर हमारे समाज की विडंबना रही है,
कि औरतों को या लड़कियों को वो बाहर भेजने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। एक एक तो बहुत एक एक बहुत फेमस कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जी, तो क्या एक सफल महिला के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ होता है? हाँ, मेरे साथ तो रहा मेरे हस्बैंड का हाथ। जी, तो अक्सर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी, कभी जी, रोक-टोक मेरे साथ नहीं की गई। लेकिन हाँ, घर में थोड़ा था रोक-टोक का माहौल। जी। तो जैसे आपने जब काव्य रचना करना शुरू किया, हुँ, हुँ। तो वो सबसे पहली कौन-सी काव्य रचना थी जो आपको याद आती है? जी। और जो लगता है कि नहीं भई ये वाला मेरा जो पहला सृजन था या लेखन था, हुँ, हुँ, हुँ। ये लेखन बहुत ही मतलब ऐसा था कि इस जिससे आपको ये महसूस हुआ हो हुँ, हुँ, हुँ। कि भई ये कुछ अच्छा बन पड़ा है। अच्छा। हाँ जी, अगर आपको कुछ याद हो वैसा। अ, मेरा एक शेर था कि शोर इतना हुआ नहीं होता, गर मेरा घर जला नहीं होता। शोर तो इतना हुआ नहीं होता, गर गर मेरा मेरा घर घर जला जला न नहीं होता। होता, पीठ पर वार कर भी सकते हैं, दुश्मनों का पता नहीं होता। पीठ पर वार कर भी सकते हैं, दुश्मनों का पता नहीं नहीं होता। होता। बहुत बढ़िया। ये आपने कब लिखा था? ये किस उम्र में थी आप? अ, ये थोड़ा मतलब शादी हुई नहीं थी तब मेरी। जी, जी, तो जी। कुछ फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, कई बार झड़प हो जाती है आपस में तो लगता है हाँ। कि मैं उसको बोलूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी तो मैं लिख देती ओह! जाती मतलब मन में कुछ गुस्सा आया, और मैंने आप लिख उस दिया, गुस्से को व्यक्त नहीं कर पाया तो कागज पे लिख दिया। कागज़ पे लिख दिया। ये मतलब कितनी खूबसूरत बात है कि आपके मन में अगर कुछ आ रहा है हुँ। और आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, जैसा कि मैंने परिचय में भी कहा हुँ, हुँ। कि व्यक्त करना चाहते हैं पर या अव्यक्त रखना चाहते हैं, तो जी, उसको कागज पर लिखने लिख देते हैं। बोले। तो मैं आपसे एक अगली बात आपसे हुँ, हुँ, पूछूं हुँ। कि जब आपका विवाह हो गया, जी, जी, जी। आपके आपके जो हमसफर हैं, हुँ, हुँ। जो आपके जीवन साथी हैं, उन्होंने आपकी डायरी देख ली। जी, बिल्कुल मेरी डायरी अब देखिए। क्या स्थिति बनी जब आपने डायरी देख ली तो? अ, मुझे बड़ा दुःख हुआ। दुख हुआ या शर्मिंदगी हुई? शर्मिंदगी भी हुई साथ में कि जी, मतलब मैं कैसे मतलब उनके सामने आऊँ, जी, तो सामने तो आई नहीं, तो काफ़ी देर तक मुझे लगा कि बस कुछ नहीं बोलना है, जी, कि पता नहीं कैसे व्यक्त करेंगे ये अपने भाव को। जी, जी। कवि सोचे कि शायरी लिखती है हुँ। और ज़रूर कोई बात होगी, जी, तो ये मुझे लगने लगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, मेरे हस्बैंड को इनसे इनसे बहुत लगाव है साहित्य से, क्या तो बात है। उन्होंने मुझे नॉर्मल बिहेव किया मेरे साथ कि आप तो बहुत अच्छा लिखती हो, अगर आप अच्छा लिखती हो तो इसी रास्ते में थोड़ा-सा आगे बढ़ो। तो उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया। तो जब आपको पहली बार आपके जीवन साथी जो हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने एप्रिशिएट किया, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था जी। कि वो बिजली के संबंधित उनका मतलब जो वायर हैं, कनेक्शन है, जी, फिटिंग्स जी। हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं, जी, जी, जी। उससे संबंधित काम करते हैं। उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी ट्रेडिंग करते हैं। जी। वो बंधे हुए थे तो बिजली के तारों से, हाँ जी। पर वो बिजली के तार कब साहित्य की धार को पहचानने लगे और साहित्य में डूब के अब जब आप उन्होंने आपका साहित्य पढ़ा, आपको एप्रिशिएट किया, आपकी प्रशंसा की, तो उस स्तर पे मैं जैसे समझता हूँ कि कहीं पर जब ऐसा होता है और आपकी कोई ऐसी चीज जो अब तक दबी छुपी थी और वो अचानक से सामने आए और जी। आप प्रशंसा होने लगे, यस। तो खुद पर थोड़ा-सा गर्व भी होता है और ये भी लगता है, खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हाँ भाई मेरा सा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साहित्य में जी। थोड़ी-सी धार बढ़ी? हाँ जी। आप
कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई जिससे कि आपके पतिदेव ने जब आपकी डायरी देख ली, उसके बाद क्या कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपके साहित्य को धार मिलना शुरू हुआ हो? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो, तो इसके लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो वो मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के घर लेकर गए। जी वहाँ पर वो उनको पहले से ही जानते थे, बचपन जी से ही। जी 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 उनके घर आना-जाना था, उनका भी आना-जाना था। तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो मेरे पहले उस्ताद रहे और उसके बाद मुझे गोविंद गुलशन जी मिले थे, जी उन्हीं के घर पे। तो जी अक्सर कुंवर बेचैन जी ये कह दिया करते थे, अगर मैं नहीं हूँ, तो आप गोविंद गुलशन जी से सलाह ले लीजिए। कुंवर बेचन साहब को आपने सबसे, वो तो बहुत बड़े हस्ताक्षर जी, हैं, जी, जी, जी। बहुत बड़े कवि हैं, हाँ जी, देश विदेश में उनकी अलग पहचान है। यस। तो मैम, जब डॉक्टर साहब ने आपकी कौन सी रचना सुनी, आपने उन्हें कौन सी रचना सुनाई थी, या कौन सी रचना उन्होंने देखी थी जिसके बाद उन्होंने आपको अपनी एज अ स्टूडेंट, एज अ शागिर्द आपको स्वीकार कर लिया और आपके शब्दों को धार देने लगे? जी, अ, मेरा एक शेर था कि जाने क्या-क्या ज़ख्म वो सहने वाला है, वो जो दिल के अंदर रहने वाला है। क्या बात है! जाने क्या क्या जख्म वो सहने वाला है, मेरे वो वो जो जो दिल मेरे। के अंदर रहने वाला है, वो प्यासी आंखें सपने लेकर बैठी हैं, दिल से कोई दरिया बहने वाला है। क्या बात है, क्या बात है! दिल से कोई दरिया बहने वाला है। तो वो दरिया बहाने का काम डॉक्टर साहब ने फिर डॉक्टर आपका साहब ने किया। करवाया। जी, 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 तो जी, जी। फिर जरा आप उस पर थोड़ा सा मैं विस्तार से चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब के साथ में जो आपका सानिध्य रहा, जिसमें आपकी कलम को, लिखावट को पैनापन मिला, जी। आपकी लिखावट में गहराई आई, हुँ। उस पर थोड़ा सा आप विस्तार से कुछ बताइए, और उन्होंने क्या चीजें आपको सिखाई? नहीं, उन्होंने कुछ जैसे शायरी में, गज़लों में या गीतों में कुछ बारीकियाँ होती हैं कि मिसरा ओला क्या है, मिसरा सानी क्या है, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या बहर होनी चाहिए। और जब हम एक लाइन ऊपर की लिखते हैं, तो वो उससे नीचे वाली लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे पानी का संबंध दरिया से हो सकता है, प्यास से हो सकता है। इस तरह की छोटी बहुत बारीकियाँ उन्होंने मुझे सिखाई। ये आपने जो बातें कही, मिश्रा ओला, मिश्रा सानी, जी। या फिर रदीफ, काफिया, बहर, हुँ। ये मेरे लिए थोड़ा से उर्दू के कठिन शब्द हैं, जो कि शायद दिमाग के थोड़े जी, से जी। जी, जी, मेरी जी, जी। मतलब सामान्य समझ से परे हैं। हुँ। इन पे थोड़ा सा आप विस्तार, थोड़ा सा समझाएंगी कि ये क्या होता है? देखिए, कोई भी गीत हो या गज़ल हो, एक स्केल में, एक लय में लिखा जाता है और उस लय, उस स्केल को बहर कहा जाता है। और वहीं पे कुछ शब्द जो होते हैं बार-बार कंटिन्यू आते हैं, तो उसको रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से पहले काफ़िया आता है, जो चेंज होता रहता है। लेकिन रहता एक ही है, लेकिन चेंज होता रहता है। कोई एक, अगर आप एक एग्जाम्पल देके। एग्ज़ाम्पल जैसे जमाना, जी। फसाना, हम्म निभाना, हम्म। ये आपका जमाना, फसाना, निभाना, निभाना, तराना, याराना, बिल्कुल, ये आपका वो काफिया है ये, काफ़िया है। काफिया है। जी। कोई एक छोटी सी, थोड़े से आप अगर दो शब्द इसमें गुनगुना के बता दें तो। गुनगुना तो मैं मतलब जैसे गा के सुनाती आप, नहीं हाँ हूँ। हाँ हाँ, जैसे आप पढ़ती हैं उस तरीके से हाँ, पढ़ दी। मैं हमेशा तहत में ही पढ़ती तो हूँ। एक बार जरा ज़्यादातर। आप अगर पढ़ के सुना दें तो अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। हम्म। एक शेर है कि मुझे खुद में उतरना चाहिए था, मुझे खुद में उतरना चाहिए था, ये खालीपन तो भरना चाहिए था, ये खालीपन तो भरना चाहिए था, मुझे जख्मों की आदत पड़ गई है, मुझे क्या जख्मों की आदत पड़ गई है, तुम्हें तो रक्स करना चाहिए था। क्या बात मैं है! पत्थर पर लकीरें खींचती हूँ, कोई चेहरा उभरना चाहिए था। क्या बात है! बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया, शुक्रिया।
मैम, जैसे जब आपने ये साहित्य में आपके पैनापन आ गया, जी। तो आपका मुशायरा या कवि सम्मेलनों में भी जाना हुआ होगा। हाँ, बहुत बार। तो आपने सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा था? सबसे पहले मैंने गाजियाबाद में ही पढ़ा था जी। और वो एक लाल रत्नाकर जी थे, कौर बेचन जी भी उनसे अक्सर पेंटिंग सीखा करते थे जी। और उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था। जी। अ, तो उन्होंने प्रदर्शनी अपनी लगाई थी, उसमें मुशायरा एक कवि सम्मेलन रखा था। जी। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी मुझे जी। लेकर जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझे सुबह से ही बोल दिया था 1 दिन पहले कि आपको सुबह याद कर लेना है और शाम को जो है कवि सम्मेलन में चलना है। जी। तो मैं थोड़ी-सी घबरा गई। मैंने जी। कहा कि मैं स्टेज पे कभी आज तक सुनाया नहीं, मैं कैसे सुनाऊँगी? ओहो। क्योंकि मैं तो सामने नहीं सुना पाती हूँ, तो लिखने से मेरा काम चलता है, मैं कैसे सुनाऊँगी? जी, 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 तो जी, जी। वो मेरा पहला अनुभव था। तो मंच पे फिर आपने जब सुनाया तो कुछ अटपटा सा लगा होगा? बहुत ज़्यादा घबराहट थी। सॉरी। हाथ-पैर काँप रहे थे जी। और पूरा शरीर ऐसे लग रहा था जैसे तप गया हो आग में जी, जी, और जी, मैं जी। सुना नहीं पा रही थी पर क्या हुआ आँख बंद की और उन्होंने कहा सुना दो। आँख जी, बंद की थी तो याद तो सुबह से करवाया हुआ था उन्होंने, बस जी, मैंने जैसे-तैसे सुना दिया था। जी, जी, जी। पर लोगों को पसंद आया काफ़ी। तो जो आपने जब ये रचना सुनाई, जी। तो आपको यहाँ से एक आत्मविश्वास आया होगा। जैसे पहले दौर पे, जैसे सबसे पहले बार की जो घबराहट होती है, जी, 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 जी। अकुलाहट होती है, और पहली बार में, चूंकि मैं खुद एक अध्यापक हूँ केमिस्ट्री का, हुँ। अ, पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को। जी। तो जैसे होता है ना कि हम पहली बार में क्लास में जाते हैं तो बहुत ज्यादा व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट जब कभी होती है, तो ये लगता है कि बस जल्दी से ये खत्म हो जाए, जी। एक बार जितना भरा हुआ है वो सही बात निकल है, जाए। सही बात तो बोला। इस तरीके की स्थिति आपके साथ बनी होगी। हाँ, बहुत बार बनी और अक्सर मुशायरों में मेरे साथ शुरुआत के टाइम पे तो ये होता था और मैं ये चाहती थी कि मेरा नाम पहले ना आए। तो मैं जो भी मतलब नाम लेने वाले संचालन होते थे, संचालक करने, तो मैं उनको बोलती थी कि आप मेरा नाम पहले मत लीजिएगा, 2-4 पढ़वा दीजिए तो फिर मुझे थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, मैं सुना सकती हूँ। अच्छा, यहाँ से मैम आपसे कहूँ, मैं अपने जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जी। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, हुँ, 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 हुँ। मैं उनसे इस बात से एक बात मुझे बहुत रिलेटेबल लग रही है जी, कि बच्चे हमारे रेगुलर एग्जाम देने जाते हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और रेगुलर एग्जाम देने जाते हैं तो उनको भी व्याकुलता होती है, अकुलाहट होती है। हुँ। तो इस व्याकुलता और अकुलाहट का, जैसे इसका उपाय क्या है, कैसे ये खत्म हुआ, आपका कैसे खत्म हुआ? एक तो पहली बात तो ये मेरे प्रैक्टिस से छूट गया था, जी। क्योंकि बार-बार स्टेज पे सुनाना, बार-बार स्टेज पे सुनाना, एक वही काम जो बार-बार आप करते रहते हैं तो वो कंटिन्यूटी में आ जाता है। आत्मविश्वास हाँ, बढ़ने बिल्कुल लगता है। बढ़ने लगता है। उस समय छूट गया था लेकिन कुछ मतलब कहते हैं कि टेक्नीक भी होती हैं, तो उनका भी मैंने यूज़ किया या तो इंसान को पहले याद करके जाना चाहिए पहली बात। अगर उसको याद नहीं है, तो वो लिखने में या सुनाने में थोड़ा-सा कतराएगा, घबराएगा। तो हम्म। यही वजह होती है कुछ और कुछ वजह ये होती है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को। उस समय भी उसको अपने पास कुछ रखना चाहिए, हम्म। जिससे कि उसे लगे कि मैं उस समय पढ़ लूँ और सुना सकता हूँ आराम से। मतलब मैं अब ये बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों के लिए बड़ा रिलेटेबल टाइप का पॉइंट हो गया जी। कि अगर खुद के अंदर पहले से कुछ है, हाँ, तो उसे तो सुनाने में आपको व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में इतनी मुसीबत नहीं होगी, नहीं नहीं आएगी। होगी, चाहे परीक्षा कैसी भी हो, कैसे भी। बड़े आराम से गुजर जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पॉइंट रख सकते हो, कुछ पॉइंटों को आप उँगली पर 1-2 या कुछ सिंबॉलिक अक्षर से उसको व्यक्त ध्यान में रख सकते हो उसको। ऐसी कौन सी रचना थी, मतलब जैसे बहुत, मतलब आपकी, चूंकि कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे एक माँ को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं, जी, 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 जी। वैसे ही कोई एक सृजन करता है, सृजक है,
उसको अपने सभी रचनाएं प्रिय होती प्रिय हैं। होती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक माँ को अपने 4 बच्चे चारों प्यारे हैं, पर वो बच्चा जो दुनिया को प्यारा हो जाता है, जी, जो दुनिया में अपना नाम कमा लेता है, वो माँ को भी थोड़ा ज्यादा प्यारा हो जाता है। जी, 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 जी। ऐसे ही जो कवि की संरचना या सृजन जो है, वो पब्लिक को या ऑडियंस को पसंद आ जाता है, जी, वो उसके प्रति उसको थोड़ा ज्यादा प्यार उस पे आ जाता मिल है। जाता है। तो आपकी ऐसी कोई रचना जो आपने मंच पे पहले कभी सुनाई हो और आपको ये लगा हो, ये यार इस पे मुझको जो है ना सबसे ज्यादा आशीर्वाद और प्यार मिला है, ऐसी कोई रचना आप अगर हमें यहाँ पे हमारे दर्शकों को आप अगर सुना सकें। मेरी एक रचना रही जो कह सकते हैं कि वो सूफी भी है जी और अध्यात्म से रिलेटेड भी है। जी वो रचना मैंने सुनाई थी फर्स्ट टाइम, जी। तो वो मैं सुना रही हूँ हाँ जी, कि प्लीज स्वागत रात है। की खामोशियों में मुस्कुराया कौन था। रात की खामोशियों में मुस्कुराया कौन था, आप कर आए नहीं थे फिर वो साया कौन था। वाह। जिस्म से सांसों तलक, सांसों से लेकर रूह तक, वो मुनव्वर सा मेरी रग रग में छाया कौन था। ओहो। और जब कोई था ही नहीं मैं देखकर हैरान थी, जब कोई था ही नहीं मैं देखकर हैरान थी, मैं अगर चुप थी तो मुझ में गुनगुनाया कौन था। क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत ही शानदार। मतलब आप जब ये बोल रही हैं हाँ जी। तो एक पल को ये लग रहा है कि आप ही बोलती रहें, आप ही बोलती रहें। वो जैसे अब मैं शायर का नाम नहीं जानता हूँ कि सुना है वो जब हंसते हैं तो फूल झड़ते हैं। हाँ, ऐसा कुछ एक ये शेर है। अहमद फराज का हाँ, कि आओ चलो इस बहाने से उनके बात करके देखते हैं। बात करके देखते हैं। ऐसा ऐसा एक शेर था, तो ऐसा ही आप लग रहा था कि जब आप सुना रहे थे सुनाती रहे। अच्छा, चूंकि मैं एक बहुत गंभीर विषय पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। जी आप एक स्त्री रही, महिला हैं, जी। और मंचों पर मैं, चूंकि मैं खुद बहुत लिखता नहीं हूं, मैं लिखने मतलब मुझे ईश्वर ने ये आशीर्वाद नहीं दिया है, जी जी जी। लेकिन मैं सुनता हूं, तो कई बिल्कुल कवि बिल्कुल। सम्मेलन मैंने सुने। और लगभग जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था, यानी कि 1995-96 से लेकर 2020-25 तक, ये लगभग 30 साल का दौर मैंने कवि सम्मेलनों का देखा है। जी गोपाल दास नीरज जी या जब गाते थे, हरिओम पवार साहब, या और भी लोग, वेकल उत्साही साहब, कुंवर बेचैन साहब, जी। ये बड़े बड़े जो नाम हैं, ये लोग जब गाते थे, पढ़ते थे कविताएं, तब की कविता से इन 25 सालों की यात्रा में मैंने कविताओं में बहुत अंतर आते देखा है। जी कवि सम्मेलनों का जो है, एक तरीके से मैं ये कहूं कि स्वरूप बदलते देखा है। जी 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 जी। और जब ये कवि सम्मेलनों का स्वरूप बदलते देखा, और आपकी भी यात्रा लगभग मुझे लगता है 20 वर्ष की आपकी भी कवि मंचों की यात्रा हो गई है, बिल्कुल। और 150 से 200 से ज्यादा आप मंचों पे गई हैं। आपका अनुभव इसमें क्या है, एक दर्शक की दृष्टि से, एक श्रोता की दृष्टि से, और एक कवियत्री की दृष्टि से या एक शायरा की दृष्टि से, आपका अनुभव क्या है कि क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो यही हुआ है कि कुछ लोग लिखने पर वो होता है कि वो लिख पाते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं आजकल। तो सुनाने में और साहित्य को आगे बढ़ाने में उनके अपने एक ग्रुप बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि जब तुम वहाँ पर सुनाने लगते हो स्टेज पर, तो वो उसी ग्रुप के लोगों को दाद दी जाती है और बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो जिससे जो दूसरे शायर बैठे होंगे, नए न्यू जो बैठे हुए हैं, उनकी रचनाएं धीमी पड़ जाती हैं, जो कि अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं इसी कारण। तो उनका साहित्य दबकर रह जाता है। तो मैं चाहती हूँ उनको भी आगे उभारा जाए। आज के साहित्य में सिर्फ अपना अपना चल रहा है और बाकी पीछे रह जाता है। अच्छा, जैसे एक पहले एक चुटकुला सुनाते थे, बोले साहब क्या करते हैं, जी कि मैं कवि हूं। हाँ। कि वो तो ठीक है, बाकी क्या करते हैं।
लेकिन क्या आपको लगता है कि अब हिंदी साहित्य या हिंदी कविता उस स्तर पर पहुंच गई है कि ये आजीविका का भी साधन हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, बहुत से लोगों ने इसे प्रोफ़ेशनल बना रखा है। तो एज अ फुल टाइम हाँ, फुल प्रोफेशन? टाइम प्रोफ़ेशनल है। मतलब अब हिंदी साहित्य इतना गरीब नहीं है। नहीं, गरीब नहीं है। अच्छा, अब दूसरा विषय जो है वो ये है कि क्या पुरुष और महिला जी, साहित्यिक दृष्टि से लोग बहुत सक्षम, मतलब साहित्यिक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का, डॉक्टर गोपाल दास जी नीरज जी का जो कथन है कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। सौभाग्य है। तो जो ये कवि होना सौभाग्य है, हुँ, हुँ। साहित्यिक दृष्टि से बहुत उच्च स्तर पर है, लेकिन ये बौद्धिक स्तर पर भी इसको उच्च स्तर पर माना जाता है। मेरा आपसे सवाल ये है हुँ, हुँ। कि क्या आपको पुरुष और महिला विभेद देखने को मिला? हाँ, बिल्कुल मिलता है। अ, पुरुष और स्त्री में बहुत भेद है। और दूसरा, फ़िलहाल तो स्त्री पहले घर से बाहर निकल ले, उसके अंदर इतनी शक्ति हो कि वो बाहर से निकल कर के और स्टेज पर आ जाए। सबसे पहली बात तो यही होती है। और दूसरा, स्त्री-पुरुष भेदभाव भी करते हैं थोड़ा-सा कि अगर अच्छी रचना है तो आगे बढ़ाएँगे, नहीं है तो नहीं बढ़ाएँगे। कुछ लोगों ने उनको मतलब जैसे कि कुछ लोगों को हायर कर लिया है कि आप ही पढ़ेंगे। अच्छा, आजकल टीवी पर भी ऐसे कार्यक्रम आने लगे हैं, जी। जैसे कुमार विश्वास साहब का एक वो आता था केबी सम्मेलन, हुँ, हुँ। एक फिर एक एक चैनल पर आता है नेताजी लपेटे में, जी, जी, जी। जहां जहां पे ऐसे लगता है कुछ फिक्स चेहरे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वही रहते हैं, वही रहते हैं, इसके अतिरिक्त और लोगों को मौका। नहीं मिलता है। तो क्या यहाँ पर भी नेपोटिज्म या क्षेत्रवाद या फिर जातिवाद या फिर धर्मवाद ऐसा कुछ है? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, ज़रूर है कि वही प्रोफ़ेशनल वाली बात आती है यहाँ पर कि कुछ लोग अपने आप को प्रोफ़ेशनल की वजह से कि हम अच्छा सुनाते हैं, और दूसरा, आजकल गला बहुत चल रहा है। ओह! क्या आप अपनी एक खूबसूरत गज़ल अगर पढ़ दें, तो हम सबकी आत्मा के ऊपर जो तपती हुई रेत है, उस पे कुछ ठंडी सावन की जैसी ठंडी फुहारें पड़ जाएँगी। तो प्लीज़ आपसे हाँ, रिक्वेस्ट है मैं ये एक गज़ल। 2-3 गज़ल, एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ती हूँ। इतना अत्याचार क्यों कर रही हैं? पूरी गज़ल पढ़ दीजिए। जी। जी। पतला है कि आँखें में हार आई हूँ बस एक दाँव में। ओहो! आँखें में हार आई हूँ बस एक दाँव में, अब ख्वाब बिक रहे हैं यहाँ कौड़ी के भाव में। क्या बात है! वाह! वाह! ख्वाब बिक रहे हैं कौड़ी के भाव में। वाह! ख्वाब बिक रहे हैं कौड़ी के भाव में, नफ़रत के कारोबार में मशरूफ़ हो गए। नफ़रत के कारोबार में मशरूफ़ हो गए, अब गुण कहाँ रहा है किसी के स्वभाव में। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत। शुक्रिया, शुक्रिया। कि अब दर्द ही दवा है मोहब्बत की देखिए, अब दर्द ही दवा है मोहब्बत की देखिए, चीरा लगा रही हूँ खुद अपने घाव में। वाह! चीरा लगा रही हूँ खुद अपने अपने घाव ही में। घाव में और चीरा लगा रही हूँ खुद अपने ही घाव में। और तेरे बगैर जीने की चाहत नहीं रही, ओहो हो! तेरे बगैर जीने की चाहत नहीं रही, इस दिल को क्या मैं डाल दूं जलते अलाव में। वाह! और ये एक शेर और देखिएगा अंतिम, कि मर्दों के इस समाज की मजबूरियां ना पूछ, मर्दों के इस समाज की मजबूरियां ना पूछ, कितने अजाव झेले हैं इस रखरखाव में। ओहो हो! आपने जो ये एक लाइन में पुरुष सत्तात्मक समाज को जो चुनौती दी है जी, कि तेरे रखरखाव में कैसे रह रही हूं मैं, तेरे रखरखाव में, जी, जी, बहुत जी, बहुत बहुत गहरी बात है मैडम, बहुत गहरी बात जी, है। जी, 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 जी। आगे आगे, अब आप, हमारा तो मन कर रहा है आप पढ़ती रहें, हम सुनते रहें, लेकिन चूंकि विषय को आगे भी बढ़ाना है, जी, 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 जी। अब मैं आपके उस पहलू पर आना चाहता हूं जो पहलू मुझे लगता है आज के तारीख में बहुत ज्यादा जिसकी आवश्यकता है। यस। आप दिमागी सेहत, मेंटल हेल्थ और बच्चों की एजुकेशन पर काम कर रही हैं, आपका जो एनजीओ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जरा आपका जो एनजीओ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा एनजीओ 2015 में रजिस्टर कराया था मैंने, और मुझे गरीब बच्चों से जो सड़क पर मतलब कूड़ा बीनते हैं, इनसे बहुत लगाव था।
तो मैं सोचती थी कि उनको भी पढ़ाया जाए। लेकिन कई बार जब मैं उनके घरों में गई, उनके माता-पिता से मिली, तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि पैसों का बहुत प्रॉब्लम थी उनके यहाँ पर। लेकिन फिर मैंने उनकी मेंटालिटी को समझते हुए उन्हें काउंसलिंग देने की कोशिश की, ताकि मैं चाहती थी कि मेंटल हेल्थ पे इन पे वर्क हो इनके लिए। तो इसलिए मैंने ये एनजीओ खोला और फिर मैं धीरे-धीरे जैसे आगे बढ़ी तो मैंने कुछ स्कूलों में बच्चों को डिप्रेस होते हुए देखा। तो उनका भी रीज़न ये रहा कि उनको उनकी मनपसंद के सब्जेक्ट नहीं मिला करते थे और कई वजह से जो है घर में भी माहौल ऐसा रहता था कि आपके नंबर नहीं आते हैं, ये हो रहा है, इस तरह के पढ़ाई होती है इस तरह से, तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। तो मैंने जब उन बच्चों से बात की, तो मुझे पता चला कि हमारे जो एजुकेशन का मामला है उसमें कहीं ये बात है कि पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं देना, एक नंबर परसेंटेज के आधार पर उनको सब्जेक्ट दिया जाता है। तो इस वजह से मैंने उनकी जब उनसे बातचीत की तो ये बातें मेरे को मालूम पड़ी और मैंने मेंटल हेल्थ पे वर्क करना आगे-आगे बढ़ाया। बहुत से लोग मेरे से मिले जो डिप्रेस हुआ करते थे, स्ट्रेस में होते थे, तो मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता था और अंदर से सुकून मिलता है मुझे ये करके। कहते हैं शायर जो होते हैं या जो कवि होते हैं, जी, वो दिल के बहुत कोमल होते हैं और आपकी रचनाओं के साथ-साथ जो आपका सृजन है, उसके साथ-साथ जो आपका काम है, जी, उसमें भी इस चीज़ को आपने जिसकी झलक मिल रही है जी। कि आपने धरातल पर भी वो काम किया। हुँ, हुँ। तो वो अभी आपका एनजीओ किस प्रकार से काम कर रहा है? किस लेवल तक पहुँचा है? मेरा एनजीओ अच्छा वर्क कर रहा है, जिसमें मैं गरीब बच्चों को मतलब फूड भी प्रोवाइड करती हूँ और कपड़े भी प्रोवाइड करती हूँ। साथ में एजुकेशन दिलाने की उनकी हेल्प करती हूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उनके आर्थिक स्थिति में, तो वो भी मैं मदद करती हूँ। कई बार अच्छे स्कूलों में डालने के लिए फीस भी अच्छी चाहिए होती है। कई बार बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन वो मतलब सरकारी स्कूल में ग्रो नहीं कर रहा, तो हमने प्राइवेट में भी उनको दे कर के फीस और आगे पढ़ाया है। मैं यहाँ पे आपसे अपनी तरफ से एक मदद का हाथ बढ़ा सकता हूँ। जी, मैं 2002 से शिक्षा जी। के क्षेत्र में हूँ हाँ जी। और मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा में 15 साल पढ़ाया बिल्कुल, बिल्कुल। और फिलहाल मैं आगरा में गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट आगरा में हुँ, हुँ। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और यहाँ पे एकेडमिक्स डिवीजन देखता हूँ। जी। तो अगर आपको अगर कभी ऐसा लगे कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है हुँ, हुँ। और इसमें ये कुछ कर सकता है, जी, तो हम जितना संभव होगा उसको उतना हम सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये तो तो मेरा आप निश्चित तौर पर बेझिझक जब भी आप चाहें, तब इस मामले में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। जी, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। इसके जी, लिए मैं आपका आभार चाहूँगी। धन्यवाद बहुत-बहुत। नहीं, मेरा ये बीइंग अ शिक्षक मेरा ये काम है। जी, जी, जी। अब मैं आपके जीवन के उस पहलू पे आना चाहता हूं जहां आप बेटी रहीं, आप पत्नी बनी, आप मां बनी, आप साहित्य में आई, फिर आप एक दो बच्चों के अपने बच्चों की मां बनने के अलावा आप बहुत सारे बच्चों की मां का आपने भूमिका अदा कर रही हैं। जी, फिर अचानक से आप ऐसे डिवीजन में आ गई जैसे स्त्री सौंदर्य की सौंदर्य का जो है ना उसको कहूं मैं कि स्त्री सौंदर्य की पूरक है या सौंदर्य की उपमा है स्त्री। जी, जी, फिर आप जी, जी। सौंदर्य में अपने ये जो आपने एक हमें बताया कि अभी आप एक एक कंपनी चला रही हैं जी। जिसमें आप कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हुँ, 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 हुँ। इसमें आना कैसे हो गया? एक्चुअली मुझे शुरू से ही आयुर्वेद में बहुत शौक था जी जी। और मैं आयुर्वेद की बुक्स पढ़ती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि आजकल के जो प्रोडक्ट हैं वो कॉस्मेटिक जो है हर्बल नहीं है, केमिकल से बने हुए हैं। कई बार फेस पे दाने निकल आते थे या इचिंग होती थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अपना करना शुरू किया। धीरे-धीरे ये अच्छा चल गया, लेकिन इसके पीछे एक और वजह थी साथ में। जिन बच्चों और को मैं एजुकेशन दिलवा रही हूँ या जो बहुत गरीब हैं और उनकी जो मम्मियाँ हैं या उनके घर वाले हैं, वो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होते थे।
तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो बिज़नेस है, ये और आगे बढ़े और मैं उनको अपने काम पर भी रख सकूँ और उनको मजबूत बनाऊँ आर्थिक स्थिति से। मैम, ये जो आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ये आप किस नाम से बनाती हैं? इस पे नाम लिखा हुआ है वेलेशिया, वलाइका। वलाइका। ओके, आई एम जी, सॉरी, जी। वलाइका। तो इस नाम को लिखने के पीछे कोई विशेष वो था क्या, वलाइका? नहीं, मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन में नाम की बहुत गड़बड़ हो रही है। जी, जी। जब हम ब्रांड रजिस्टर कराने जाते हैं, तो वो यूनिक नाम माँगते हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए मैंने जो है ये नाम रखा। जी। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये आप कौन-कौन से प्रोडक्ट मैडम आप बनाती हैं? ये एक है ये फेस सीरम बनाती हूँ, सीरम है, जी। हेयर सीरम है, जी। शैम्पू है, फेस वॉश है जी, 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 और जी, जी। फेस जेल और फेशियल किट है पूरी। जी। अगर कोई ये इनको लेना चाहेगा, तो ये कहाँ से ले सकता है? ये सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे है। सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर। क्या बोलते हैं, आपका इंस्टाग्राम पे है, जी, आपका फेसबुक पे है, जी, अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, मीशो पे है, जी। तो ये सब जगह उपलब्ध है। अच्छा, बहुत मतलब आपको ये काम आप कर रहे हैं, इससे कई लोगों को आप रोज़गार दे रही होंगी, जी। निश्चित तौर पर ये। तो ये प्रोडक्ट आप खुद बनाती हैं या कहीं बनवाती हैं? नहीं, ये मैं अपने आप बना रही हूँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिससे कि सबको काम मिले। बहुत मेरा अच्छा। उद्देश्य यही है, जी, जी। तो इसलिए मैं खुद इसको मैन्युफैक्चर कर बहुत-बहुत रही हूँ। आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने ये एक एंटरप्रेन्योरशिप में जो काम किया है, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, मैडम, आपसे मैं इतनी देर से बात कर रहा जी। हूँ, आपकी प्रतिभा के बहुत सारे रूप मेरे सामने आए, बहुत सारे आयाम मेरे सामने आए हैं हुँ, हुँ। और इन आयामों के सामने आने के बाद मैं आपके लिए मतलब अगर मैं कहूँ कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, जी। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है, हुँ, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल बदल सकती है। है। एक छोटे से गांव से लेकर एक एंटरप्रेन्योर तक का सफर, जिसमें आप अलग अलग स्तरों पर अलग अलग भूमिकाएं अदा करती रहीं, निश्चित तौर पर इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा पुंज हैं और आपकी जीवन यात्रा से कई महिलाएं अपने जीवन को बदल सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप जो आज एक भगीरथी काम कर रही हैं, एक तरीके से एक महान काम कर रही हैं, जहां आप बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर रही हैं। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे साथ आज आई, आपने अपना समय गाजियाबाद से आप आगरा आई, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्कार। नमस्कार।